नमस्कार साथियों। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब संपन्न हो गया है और आपने देखा कि एनडीए को जो बहुमत मिली है, जो आशा के विपरीत जो बहुमत मिली है, उसको देख कर के सारे चुनावी विश्लेषक जो है बिल्कुल ही सन्न हैं। हाँ, ये कहा जा रहा था कि एनडीए को बहुमत मिल जाएगी, सरकार बना लेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा विशाल बहुमत मिलेगी, ये थोड़ा-सा प्रेडिक्शन के बाहर था। और जो महागठबंधन की हार हुई है, ये भी बिल्कुल प्रेडिक्शन के बाहर था। ऐसा भी नहीं कहा जा रहा था कि बिल्कुल तेजस्वी यादव 2010 के चुनाव के नज़दीक पहुंच जाएंगे, कांग्रेस की ये हस्र हो जाएगी और बाकी का तो कोई जो है मेल मिलाप ही नहीं रहेगा। लेकिन उसमें एक जो पार्टी थी वो थी जन स्वराज। जन स्वराज की चर्चा बिहार चुनाव में काफ़ी जोरों पर रही, शुरू से रही कि भाई जन स्वराज जो है कहीं न कहीं एक ऐसी पार्टी के रूप में बिहार में उभरेगी जो सारी समस्याओं का निदान कर देगी, चाहे वो प्लान का मुद्दा हो, चाहे वो फैक्ट्री का मुद्दा हो, चाहे सुशासन का मुद्दा हो। सारे मुद्दों पे उन्होंने बातें करनी शुरू करी थी और जिस प्रकार से वो आए थे, प्रशांत किशोर जिस प्रकार से आए और सभा की, सम्मेलन किए, पैदल यात्राएँ की, गाँव-गाँव में गए और जो मुद्दे को उठा रहे थे, वो मुद्दे थे तो वैलिड, बिल्कुल वैलिड मुद्दे थे, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुए। और उसके बाद जो निर्णय लिए गए, जैसे-जैसे चुनाव आए, जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आए, वैसे-वैसे प्रशांत किशोर के द्वारा जो बातें कही गई और जो निर्णय लिए गए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर को इस चुनाव में यहाँ तक पहुँचाने में उनका बड़ा योगदान रहा। चुनाव संपन्न हुए अब लगभग 48 घंटे हो गए हैं और अभी तक प्रशांत किशोर जी का कोई वाइट नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है, अभी तक दिखे भी नहीं कि कहाँ गायब हैं वो। वैसे गायब हो गए जैसे कि चुनाव से पहले राहुल गांधी गायब हो गए हैं, वो भी अभी तक दिखे नहीं है। वो भी चुनाव में, बिहार चुनाव में उनकी इतनी बड़ी हार हुई है और उनका भी कोई बयान अभी तक नहीं आया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी मस्कट में हैं। खैर, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर के जो सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि भाई प्रशांत किशोर कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ऐसा नंबर लेके आ जाएंगे बिहार चुनाव में जो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल ही प्रशांत किशोर शून्य में आ गए। कहीं फाइट में नहीं दिखे, कहीं भी वो दूसरे तीसरे नंबर पर भी नज़र नहीं आए। हाँ, एक जगह पे वो नज़र आए जहाँ पर रितेश पांडे खड़े हुए थे, वहाँ पर शायद तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर उनकी जो है पार्टी आई, बाकी तो दिखे ही नहीं कहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? आखिर में प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या किया जिसको बिहार की जनता ने बिल्कुल ही नकार दिया? तो मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 कुछ पॉइंट्स हैं मेरे नज़र में जिसके कारण प्रशांत किशोर की ये हस्र हुई है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, देखिए कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में पिछले 2-3 सालों से लगे हुए थे और रैलियां कर रहे थे, गांव-गांव में जा रहे थे, मुद्दे उठा रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उसको देख करके ऐसा लग भी रहा था कि प्रशांत किशोर का जो है कहीं न कहीं बिहार में जादू चलेगा। जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आया, वैसे-वैसे प्रशांत किशोर और प्रखर होकर के और मुखर होकर के अपनी बातें रखने लगे। लेकिन उस समय तक बाकी जो पार्टियां थी, जैसे गठबंधन की बात कर लीजिए या फिर एनडीए की बात कर लीजिए, वो चुनाव में कोई भूमिका नहीं निभा रही थी, वो अपने प्रचार में कोई भूमिका नहीं निभा रही थी। बिल्कुल केवल और केवल प्रशांत किशोर ही बातें रख रहे थे, इसलिए वो ज़्यादा मीडिया में फ्लैश हो रहे थे, ज़्यादा उनको कवरेज मिल रहा था। लोगों के मन में लग भी रहा था कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे और पार्टियां जब प्रचार में आई, तब से प्रशांत किशोर कहीं न कहीं वो दबे हुए महसूस किए, पीछे चले गए और उन्होंने जो मुद्दे उठाए, चाहे वो तेजस्वी यादव के डिग्री का मुद्दा हो, सम्राट चौधरी के डिग्री का मुद्दा हो, चाहे वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का मुद्दा हो, करप्शन हो, बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट्री का मुद्दा हो, सारी चीज़ें जो उठाई उन्होंने और उसके ऊपर जो काउंटर प्रश्न किया गया प्रशांत किशोर से और उसमें जो तिलमिलाए एपीबी का एक न्यूज़ चल रहा था, वहाँ पर जिस प्रकार से न्यूज़ छोड़कर के बीच में भाग गए, वहाँ से जनता के मन में एक सवाल तो गया कि बंदा जो एंकर का सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा और खुद गुस्सा होकर के भाग जा रहा है, आपको दूसरे के डिग्री पर सवाल उठाने का हक है, लेकिन उसका जवाब सुनने का आपको हक नहीं है। आप जवाब नहीं सुन सकते, तिलमिला रहे हैं।
इसके बाद सबसे बड़ी बात हो गई कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सोचने वाली बात है कि जिस पार्टी का मुखिया ही चुनाव नहीं लड़ेगा, तो केवल प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और वो जीत जाएंगे, ऐसा कैसे संभव है? प्रशांत किशोर को लगा कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो ब्रह्मा की लकीर है, उसको लोग मान लेंगे और उसको मान करके बिहार के लोग वोटिंग कर देंगे। लेकिन बिहार के लोग भूल गए कि कितने राजनीति में स्मार्ट होते हैं। हर गली मोहल्ले में लोग चौक चौराहे पर बैठ करके राजनीति ही करते हैं। उनको हर नब्ज का पता है कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता क्या कर सकता है। तो प्रशांत किशोर तो भाई सुपरफिशियल आदमी है, वो तो ऊपर से इम्पोज हो गए हैं। मतलब उन्होंने कोई ऐसा तो ना काम किया है कि नहीं, पिछले 20 साल से वो राजनीति में है और जो है धूल फांक करके यहाँ तक पहुंचे, ऐसा तो हुआ नहीं है। वो तो ऊपर से आ गए हैं। उनको लगा कि 2-4 पार्टियों के साथ में मिलकर के हमने काम किया है तो बिहार में हम आकर के एकदम बिल्कुल ही छा जाएंगे। वो केजरीवाल मॉडल को अपनाने लगे। जनता उनको पहले ही पकड़ ली कि भाई तुम जो है केजरीवाल का नेक्स्ट वर्जन है। केजरीवाल भी यही करते थे, आकर के सब पर सवाल उठाते थे। उन पर जब सवाल हो तो वो डिनाई कर जाते थे, जवाब देना नहीं पसंद करते थे। वही बात प्रशांत किशोर के साथ हुआ। सवाल तो उठा दिए, लेकिन सवाल जब सुनने की बारी आई, जब उन पे सवाल सुनने की बारी आई, जब उनसे सवाल पूछने की बारी आई, तो वो तिलमिला करके भागने लगे। दूसरी बात ये भी हो गई कि प्रशांत किशोर ने जो पार्टी चलाने का जो फंडा बनाया था कि हर वो विधायक का कैंडिडेट जो पार्टी में रजिस्टर्ड होगा उसको 21,000 रुपये देने पड़ेंगे, और जो सदस्य बनेगा उसको भी शायद 201 या 101 रुपया देने पड़ेंगे। इससे पार्टी चलना था। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये बात गई कि भाई ये तो एक जो है कंपनी डीलिंग हो रही है कि जितने लोग आएंगे उतना पैसा देंगे। अच्छा, ये भी नहीं था कि आपने अगर मान लीजिए कि 21,000 रुपये जमा किया तो आपको टिकट मिलेगा, ये नहीं है। ये उस क्षेत्र से जितने भी लोगों ने 21,000 रुपये जमा किया है उस सारे लोगों में तय हुआ कि एक व्यक्ति को टिकट किसको मिलेगा, ये हाल था। लेकिन जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा थी कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, एक पार्टी का सिंबल मिलेगा, उन्होंने 21,000 रुपया दिए। अच्छा, कई बार तो ये भी हुआ कि बहुत सारे लोगों ने मीडिया में आकर के ये भी कहा कि हमने 2-2 करोड़ रुपये खर्च कर दिए और उसके बाद भी हमको टिकट नहीं मिला। तो ये सब जो छवि है प्रशांत किशोर की, बिहार में चलने वाली नहीं थी। बिहार की जनता बहुत स्मार्ट है, उसको जरा सा भी लग जाता है कि भाई कहाँ नफ़ा कहाँ नुकसान है, कौन भगोड़ा है, कौन टिक सकता है, कौन हमारी समस्याओं को समझ सकता है। बिल्कुल बिहार की जनता वही काम की। और अब देखिए कि आज लगभग 15 सालों के बाद 2010 के बाद एनडीए को इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली है, 202 सीटें मिली है। 2010 में शायद 205 सीटें मिली थी। और बाकी जो आप देख रहे हैं, इनसे बढ़िया तो परफॉर्मेंस रहा असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी एआईएमएस का, उनके 6 सीट आ गए भाई। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है वो जनता के नब्ज पढ़ने में बिल्कुल नाकामयाब रहे। भले वो एक रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिकार वो नहीं बन पाए। और अभी फिलहाल तो ऐसा दिख नहीं रहा है। अब 5 साल बाद चुनाव है, 5 साल में क्या होता है वो तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जन स्वराज को अपने करनी कथनी और अपने जो रणनीति है उस पे आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर को अब समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे भी किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 सीट से ऊपर हो जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो क्या राजनीति छोड़ देंगे प्रशांत किशोर? ये बहुत बड़ी बात थी भाई। राजनीति में ऐसे दावे नहीं किए जाते। अब लीजिए जेडीयू को 25 क्या 83 सीट आ गए, अब राजनीति आप छोड़ दीजिए, तो इससे आपका क्रेडिबिलिटी ही खराब होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के बिहार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन न करने के ये सब कुछ कारण रहे, जो बिल्कुल ही प्रशांत किशोर पर भारी पड़ गए। आप इस पे क्या सोचते हैं, राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।